प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के अंतर्गत आपकी संपूर्ण बुक से महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। जी हाँ, ये वीडियो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया बायोलॉजी के जो 4 नंबर और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन मतलब लॉन्ग में आते हैं उनको आप लोग एक वीडियो में लेकर आइए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, बिल्कुल अंत तक देखना है और आपका एग्जाम भी काफी नजदीक है। तो ऐसे में हम लोग इसी प्रकार से लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है लाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको करना क्या है, लाइक कर देना है। लाइक टारगेट आपका 1000 का है, ज्यादा नहीं है, आप करवा देंगे मुझे पता है। तो आप लोग बिना लाइक किए मत जाइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो यार आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर ही रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। तो एक लॉन्ग महामैराथन क्लास ये होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए लिंग प्रभावित या लिंग संलग्न या लिंग सीमित या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लिंग संलग्न। क्या बोलेंगे, तो लिंग संलग्न कहेंगे। तो अर्थात यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप कर लीजिए, दूसरा विकल्प आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि मनुष्य में वर्णांधता, ठीक है ना, वर्णांधता का जीन स्थित होता है। जो मनुष्य है इसमें वर्णांधता का जीन कहाँ स्थित होता है, वाई क्रोमोसोम्स पर या एक्स क्रोमोसोम पर या दोनों, है ना, एक्स और वाई दोनों पर या किसी एक पर, यानी एक्स पर या तो वाई पर, है ना। तो राइट आंसर यहां पर लगाएंगे आप लोग एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, आपका यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद दिया गया है वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई क्या होती है, गुणसूत्र, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप या जीन। तो आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई साहब, ये आपका जीन हो जाएगा इसमें, है ना। वंशागति की इकाई को कहते हैं जीन, ठीक है ना। तो यही सही है आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात, यानी कि फिनोटाइप अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2023 में ही आया था, है ना, 2023 में ही आया था और एक मैंने पेपर आपको सॉल्व कराया है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। तो चलिए यहां पर लगा लेंगे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में, जो कि दिया गया है 9:3:3:1, ठीक है ना। तो रेशियो आपका यहां पर इस प्रकार से रहेगा 9:3:3:1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मेंडल के जो द्विसंकर संकर का फिनोटाइप अनुपात है वो आपका यहां पर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन पर। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहां पर बताया गया क्रोमोसोमीय गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। क्रोमोसोमीय गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण क्या है, देखिए यहां पर टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता या फेनिल कीटोन्यूरिया। देखिए तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट आंसर आपको लगा देना है टर्नर सिंड्रोम में, है ना। तो क्रोमोसोमीय जो गुणसूत्रीय विकार होता है, एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है क्लाइनफेल्टर, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है तो ये बीमारियां या विकार उत्पन्न होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम लगा लीजिए आप लोग, इसमें सही है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कहा गया कि कौन सा विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, मैंने बताया कि गुणसूत्र जो होते हैं उनकी अगर उनमें विकार उत्पन्न होता है तो ये मतलब एक प्रकार की जो बीमारी कह सकते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, एक टर्नर सिंड्रोम और एक यहाँ पर डाउन सिंड्रोम है, फिर आपका यहाँ पर है थैलेसीमिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डाउन सिंड्रोम। यानी कि आपको क्या करना है, 21वें जोड़ी, यहाँ पर क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा था, क्रोमोसोमीय गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण, तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम है, लेकिन कह रहा है कि कौन अनुवांशिक विकार 21वें जोड़ी, ये अनुवांशिक विकार है, ठीक है ना, जो कि 21वें जोड़ी क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है, ठीक है ना, ट्राइसोमिक बोलते हैं इसे। तो यहां पर डाउन सिंड्रोम लगाइएगा आप लोग, इसमें ऑप्शन नंबर यहां पर 3rd कर लीजिएगा, है ना, तीसरा विकल्प सही है इसका। चलिए अगला देखिए। तो यहां पर क्वेश्चन करा है मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, यानी कि मेंडल ने जिस पौधे पर प्रयोग किया था उस पौधे का क्या नाम था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया उद्यान मटर, एक है मीठी मटर, फिर है स्वान पुष्प और यहाँ पर है गुलाबास।
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? बोलेंगे भैया मटर तो होता है, लेकिन यहाँ पर उद्यान मटर है कि मीठी मटर है, कौन सा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये दो तो हो नहीं सकते, चौथा और तीसरा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो इनको तो आप पहले ही कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। बचा क्या, ये दो बचे। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो आपका उद्यान मटर है इसमें लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया आपके सामने, नर पक्षी होता है, कैसा होता है? समयुग्मकी, विषम युग्मकी या फर्स्ट व सेकंड दोनों, यानी कि समयुग्मकी भी होता है और विषम युग्मकी भी होता है। और इसके बाद देखिए कोई नहीं, तो यहाँ पर आप लगाएंगे समयुग्मकी, है ना। जो पहला आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लगा दीजिए समयुग्मकी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? नाइगेली, वाल्डेयर, रॉबर्ट ब्राउन या फ्रेडरिक मिसर। तो यहाँ पर लगाएंगे फ्रेडरिक मिसर में आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। तो यहाँ पर लगाइए ऑप्शन 4, चौथा विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है और इसी को आपको सही करके आना है। और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि डीएनए की वास्तविक संरचना होती है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वास्तविक जो संरचना है वो किसने दी थी? तो आपने पढ़ा होगा वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल, है ना। तो अब यहाँ पर जो वास्तविक संरचना है वो डीएनए की जो है वाटसन एवं क्रिक ने दी थी, ठीक है। याद कर लीजिएगा, अगर वैसे क्लियर होगा यार, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आपने 10th में भी बायोलॉजी में पढ़ा होगा इसको, ठीक है ना। तो वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल को दिया था, तो लगाइए आप लोग सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर, दूसरा सही है आपका। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, संदेशवाहक आरएनए, इसे बोलते हैं एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एम मतलब मैसेंजर, तो यहाँ पर इसको दूत आरएनए भी बोला जाता है। तो इस आरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? केंद्रक में होता है, राइबोसोम में होता है, गाल्जी का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो आप केंद्रक इसमें सही करिएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, ठीक है ना। तो सही है आपका ये पहला विकल्प। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, पारक्रमण की, लिप्यांतरण की। तो रूपांतरण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने खोज की थी रूपांतरण की, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप कर लीजिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरएनए अणु में थायमीन विस्थापन होता है। जो आरएनए होता है इसमें अणु का जो थायमीन विस्थापन होता है, इसके कुछ बेस होते हैं ना, जैसे आरएनए में डीएनए में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं नाइट्रोजनी बेस। तो अब बताना है कि जो आरएनए अणु है इसमें थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? ग्वानिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा, एडेनिन द्वारा। तो यहाँ पर यूरेसिल आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें लगा लीजिएगा आप लोग यूरेसिल। इसको यू से इस प्रकार से डिनोट किया जाता है जिस प्रकार से यू होता है। तो ये आपका हो जाएगा। मैं आपको एक वीडियो लाने वाला हूँ डीएनए की संरचना के ऊपर, जो कि प्रॉपर एक आपका पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड पूरा वीडियो होगा, ठीक है ना। तो उसको जरूर देखिएगा। तो इसका आप कर लीजिएगा फर्स्ट सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लाइगेज, पॉलीमरेज, ट्रिप्टेज, एंडोन्यूक्लियेज। तो एंडोन्यूक्लियेज तो देखिए खंडों में तोड़ता है और लाइगेज क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो जोड़ने की बात करी गई है, तो यहाँ पर लाइगेज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। और एक ये भी पूछा जाता है कि डीएनए खंडों को तोड़ने का काम क्या करता है? तो एंडोन्यूक्लियेज करेंगे, ठीक है ना। एंडोन्यूक्लियेज ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक है। तो इसमें लगा लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है इसमें। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु का यानी कि वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए या आरएनए? अगला क्वेश्चन है केवल डीएनए, फिर है केवल आरएनए, नेक्स्ट है डीएनए तथा आरएनए। यानी कि यहाँ पर आपको समझना है, पहले क्वेश्चन में पहले विकल्प में डीएनए या आरएनए है और चौथा विकल्प है डीएनए तथा आरएनए, यानी कि दोनों हैं यहाँ पर। और इसमें करा केवल एक डीएनए या हो सकता है या तो आरएनए। तो बस यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको लगा देना है और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि चौथा विकल्प इसी प्रकार से दिख रहा है, डीएनए तथा आरएनए, है ना। दोनों में अंतर थोड़ा समझिए। तो इसमें केवल एक को बता रहा है, इसलिए आपको इसको सही कर देना है। तो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है आपका डीएनए या आरएनए, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको
समझ लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बता दिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये कर लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से समझाऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम चढ़ जाएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर हमेशा लेके आता हूँ और डेली आपको इसी प्रकार से शाम को एक लॉन्ग मैराथन क्लास मिलेगा बायोलॉजी का, ठीक है ना, इसी चैनल पर। और बाकी का मैं मॉडल पेपर या जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो आपका चल ही रहा है लगातार, है ना। तो आप अगर पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक तो कर देना है। आज का टारगेट हमारा 1000 का है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए उपाय बताइए। देखिए, यौन संचारित रोग आप जानते हैं ना, एड्स जैसे हो गया, है ना, और एक आपका उपदंश हो गया, ये कुछ यौन संचारित रोग होते हैं और आपको बताना है कि ये रोग कैसे फैलते हैं या आप कह सकते हैं कि इनसे बचने के उपाय क्या हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर थ्योरी को अच्छे समझिएगा। देखिए, मैं आपके लिए ना पूरा एकदम बेस तरीके से अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ। अब ऐसे तरीके से आप देखेंगे शायद कहीं पर भी नहीं मिलता होगा, ऐसा तो मैं कह सकता हूँ लगभग, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार, भले टाइम लगता है इनको तैयार करने में, लेकिन आंसर आपको संतुष्ट करने जैसा लगना भी चाहिए। तो देखिए, यौन संचारित रोग क्या है। देखिए, ऐसे रोग जो सहवास अथवा संभोग के समय माध्यम से, है ना, संक्रमण फैलाते हैं, उन्हें कहते हैं यौन संचारित रोग। तो आप समझ गए होंगे यौन संचारित रोग क्या है। अब बात करते हैं यौन संचारित रोगों से बचाव कैसे होता है। देखिए, तो एड्स मैंने बताया कि ये सबसे प्राणघाती घातक बीमारी होती है, एड्स जिसे बोलते हैं, और ये किस वायरस से होता है तो याद रखिएगा HIV, है ना, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस, जो कि HIV होता है। इसी वायरस के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है, एड्स। तो यहाँ पर इससे बचाव के देखिए उपाय क्या है। एड्स से बचाव का प्रमुख उपाय जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न करना, है ना, जनसाधारण मतलब लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करके। और इसी संदर्भ में भारत सहित विश्व भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस निरोध दिवस मनाया जाता है। आपको भी पता होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, कि भारत में एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, है ना। तो ये हो गया आपका इससे बचाव के उपाय, मतलब लोगों को जागरूक किया जाता है, क्योंकि अगर कोई दिवस मनाया जाता है तो उससे लोगों को तक बात पहुंचती है और जिससे लोगों को जानकारी होती है कि आखिरकार एड्स है क्या। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी मान लीजिए कोई दिवस आ गया या आप कोई त्यौहार ही मान लीजिए, अगर वो आ गया तो उसके बारे में लोग थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते हैं। तो ऐसे ये भी है। तो अब इसको मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अब देखिए, इसके बचने के उपाय क्या हैं। तो पहला आपका उपाय इसमें हो जाता है, दूषित इंजेक्शन की सुई का दूसरों द्वारा प्रयोग ना किया जाए। मतलब आप देखते होंगे डॉक्टर जो होते हैं वो अगर एक जो सिरिंज होता है, स्प्रिंग मतलब सॉरी जो इंजेक्शन होता है, उसको अगर किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसकी जो सुई होती है उसको निकाल दिया जाता है। मतलब कहें तो वो पूरा दोबारा से यूज किसी दूसरे पर नहीं किया जाएगा, है ना। इससे क्या होता है, संक्रमण फैलता है। अगर मान लीजिए जिसके सुई दी गई जिस व्यक्ति को, और अगर वो संक्रमित है तो अगर दूसरे को वही सुई दी जाएगी तो फिर उसके ऊपर भी संक्रमण हो जाएगा। इसलिए ये बचाने का एक प्रमुख उपाय है। आप हमेशा देखते हो कि डॉक्टर कभी ऐसा यूज नहीं करते। दूसरा देखिए, संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी अन्य व्यक्ति को संचारित ना करें। मतलब जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है तो फिर आप देखते होंगे कि उसका ब्लड हमेशा ऐसे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो है ब्लड उसको दिया जाता है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। और अगर ब्लड देने वाला व्यक्ति ही बीमार होगा तो फिर भैया आने वाला जिसके ऊपर हम ब्लड दे रहे हैं वो तो और भी बीमार हो जाएगा, है ना। तो ये इसका एक प्रमुख बचाने का उपाय है। अगला देखिए, संक्रमण व्यक्ति के साथ यहाँ पर क्या है, यौन संपर्क ना करें, है ना। तो ये अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसके साथ यौन संबंध जो है होता है तो वो भी क्या होता है, एड्स का एक प्रमुख कारण बनता है। तो ये इसके प्रमुख जो है कह सकते हैं यौन संक्रमित रोगों को आप समझ गए। एड्स हो गया और उपदंश हो गया, और इसके बचने के उपाय क्या है, ये क्या होता है, कैसे इसको जागरूक किया जाता है लोगों को, ये सब चीज़ें आपने समझ लिया, ठीक है ना। थ्योरी है, ज़्यादा यहाँ पर हार्ड तरीके से नहीं मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ मैथ है तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अच्छे से आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए इसको क्लियर कर लीजिएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करिए या कीजिए। तो चलिए जानते हैं, ये सारे क्वेश्चन जितने बता रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब एकदम आपको एकदम छाप देना है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर शुक्र जनन क्या है।
इसकी परिभाषा देखिए कि प्राणी के वृषणों में, ठीक है ना, नर की बात हो रही है, तो प्राणी के वृषणों में विशेष कोशिकाएं से आश्रित अस्तारित, है ना, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं की परत जनन उपकला कहलाती है। जनन उपकला की कोशिकाओं से विशेष प्रक्रम द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको हो सकता है मान लीजिए कभी समझ में ना आया करे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर लिया करें, इसीलिए मैं हाथ भी हटा लेता हूं ताकि आप फिर कमेंट करते कि भैया स्क्रीनशॉट का टाइम तो दे दीजिए। तो एक बात पुनः से आप पढ़ लिया करिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे बोलने से हो सकता है आपको समझ में ना आता हो, तो आप अपने से भी थोड़ा एक बार देख लिया करिए, ठीक है ना, या तो वीडियो को रोक कर देख लिया करिए। चलिए इसके बाद जानते हैं शुक्र जनन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, है ना। जैसे यहाँ पर शुक्राणु पूर्व का निर्माण, जनन उपकला की कोशिकाएं जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण करने की प्रावस्था में प्रवेश करती हैं आदि जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आदि जनन कोशिकाएं, ठीक है ना। और आदि जनन कोशिकाओं के 3 अवस्थाएं होती हैं, इसकी जो है 3 प्रमुख अवस्थाएं या स्टेट्स बोल सकते हैं होती हैं, जिसमें पहला होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था और तीसरा होता है वृद्धि प्रावस्था। किसकी ये प्रक्रिया है, मतलब किसकी अवस्थाएं हैं? तो ये आदि जनन कोशिकाओं की, ठीक है ना। और आदि जनन कोशिकाएं क्या हैं? तो आप यहां से पढ़ सकते हैं कि जनन उपकला की कोशिकाएं जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण करने की प्रावस्थाओं में प्रवेश कर जाती हैं। और इसकी 3 प्रावस्थाएं होती हैं, आप देख रहे हैं, है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा जो रिपीटेड होंगे और अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं लाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए किसी मतलब के ना हो, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम में हम लोग वही चीजें पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भ्रूणीय विकास को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है ना। क्या समझाना है? प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी परोक्ष को आप बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। ये जिस प्रकार से प्रत्यक्ष है, परोक्ष को आप वैसे ही अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए यहां पर लिखेंगे आंसर इसका, जाइगोट से शिशु निर्माण तक जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें भ्रूणीय विकास कहते हैं। जाइगोट से जब शिशु बनता है और उस शिशु के निर्माण तक जो भी परिवर्तन यानी कि जो भी चेंजेस आते हैं उन्हें कहते हैं भ्रूणीय विकास, क्योंकि भाई साहब भ्रूण का विकास हो रहा है ना। जाइगोट जब धीरे धीरे, मतलब जाइगोट कहें तो सबसे छोटी संरचना होती है ना भ्रूण की। तो जब जाइगोट से शिशु बनता है और जिससे जैसे जो है भ्रूण का विकास होता है उसे कहेंगे भ्रूणीय विकास। और ये 2 प्रकार से होता है, कौन कौन सा? पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या फर्क है, पहले हम लोग यहाँ पर चलिए जानते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक ना। अप्रत्यक्ष में देखिए क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास, यानी अप्रत्यक्ष रूप से भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो जब परिवर्धन के बाद, ठीक है ना, जब परिवर्धन के बाद अंडे से निकला जंतु सामान्य शिशु से काफी भिन्न होता है और फिर यह रूपांतरण के द्वारा सामान्य शिशु में परिवर्तित होता है। अंडे के से निकले जंतु को विकास की शिशु प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष की, क्योंकि हमने अभी अप्रत्यक्ष बोला था। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान समझा करिए जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि बोलने में कभी कभार हो जाता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, मैं क्योंकि आपके सामने है सारा कुछ जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास क्या है। इस प्रकार के विकास में अंडे से निकला जीव अथवा नवजात शिशु, देखिए अंडे से निकला मतलब कि जो जीव होता है, काफी सारे ऐसे जंतु भी हैं जो पहले अंडा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर जीव होता है ना। तो दोनों प्रकार सम्मिलित किया गया है। तो अंडे से निकला जीव और या तो नवजात शिशु जो जन्मा हुआ, यानी कि जस्ट जन्मा हुआ, उसे बोलेंगे नवजात, है ना। नवजात शिशु रचना में वयस्क प्राणी के समान ही होता है, जिनमें जनन परिपक्वता नहीं होती और इनमें आयु के साथ साथ शरीर की वृद्धि तथा जनन परिपक्वता आ जाती है। तो ये हमें मतलब दिखाई देता है भाई साहब। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखाई दे, हमारे सामने हो। और अप्रत्यक्ष मतलब जो हमारे पीठ पीछे हो जाए या हमें दिखाई ना दे, उसे अप्रत्यक्ष बोलेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या दिखाई देता है? तो भ्रूण जैसे शिशु हो गया, छोटा सा बालक ले लीजिए आप लोग। तो जो बालक है जब वो जैसे जैसे समय के साथ वयस्क होगा, जवान होगा, बड़ा होगा, हमें जब दिखाई देगा तो उसके शरीर में जो जो चेंजेस आएंगे हमें सब कुछ क्या होगा? दिखाई देगा। और यही कहा गया कि आयु के साथ जो शरीर में वृद्धि होती है
और जनन उपरिपक्वता जो आती है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास। और अप्रत्यक्ष की बात करें तो फिर आप लोग इसी का जस्ट उल्टा बना सकते हैं, है ना, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये आपका होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भ्रूण का विकास, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने है, एक पराग कण की संरचना का सचित्र वर्णन करिए। इसमें चित्र के साथ समझाना, ठीक है ना, पराग कण की संरचना। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर चित्र के साथ इसको समझाने वाला हूँ। बस करना क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना, ठीक है ना, बिल्कुल अंत तक आपको यहाँ पर बने रहना है और इसको हम लोग चित्र के साथ जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से आपको लिखना है, लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, ठीक है ना। जो लघु बीजाणु है ये क्या है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है और सामान्यतः जिस समय यह परागकोश से निकलता है तो पराग कण कहलाता है। जब परागकोश से निकलेगा तो क्या कहलाएगा, पराग कण। तथा इसकी संरचना में पराग कण की दो भित्तियां होती हैं। देखिए यहाँ पर एक इसकी भित्ति होती है बाह्य चोल, ठीक है ना, और ये इसकी संरचना है किसकी, एक पराग कण की संरचना है पूरी। और इसके दो भित्ति होती हैं, जैसे कि पहला आपके सामने है बाह्य चोल भित्ति। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए और इसमें क्या क्या बनाना है। देखिए एक आपका यहाँ पर वर्धी केंद्रक है, ये जो बीच का पार्ट है, ठीक ना, ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे वर्धी केंद्रक। और ये जो बाहरी परतें दिख रही हैं इसको बोलेंगे बाह्य चोल, ठीक ना, जो आपके सामने है ना। दो भित्तियां होती हैं, एक बाह्य चोल हो गया और एक होता है अंतः चोल, जो कि आपको दिख रहा होगा इसमें, मतलब यहाँ पर अंदर वाली जो पट्टी होगी रेड कलर से दिख रही है, इसको अंतः चोल बोलेंगे। और जो बाहर से आपको ब्लैक ब्लैक है ये बाह्य चोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही दो भित्तियां हैं और इसमें ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बोलेंगे जनन छिद्र, ठीक है ना, जनन छिद्र। और यहाँ पर क्या है, एक देख सकते हैं आप लोग, ये जो ग्रीन आपको अंदर दिख रहा है इसको बोलेंगे जनन केंद्रक, ठीक है ना, जनन केंद्रक। तो इन नामों को याद कर लीजिएगा, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार आया है। तो एक पराग कण की संरचना का नामांकित। चलिए बाह्य चोल जानते हैं क्या होता है। देखिए यह बाहरी भित्ति है, ठीक है ना, सबसे बाहरी भित्ति मैंने बताया बाहरी भित्ति होती है और यह कड़ी तथा विभिन्न प्रकार से आकृति युक्त होती है। कड़ी होती है और विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी इसमें होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके तो काफ़ी सारी आकृतियां बनाई रहती है। इधर देख लीजिए आप लोग, मतलब एक सेम नहीं है कि बिल्कुल एकदम स्लिप हो ना, कैसे ऐसे ऐसे करके है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि इसमें विभिन्न प्रकार की आकृति होती है और बाह्य चोल में कुछ छोटे छोटे छिद्र जनन होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपका बताएगा ना जनन छिद्र। तो इसमें यहाँ पर आपको हर प्रकार से इसको देखने को बाहर जो है देखने को मिलेंगे, एक जैसे डाउन अप करके, है ना, सरंग गर्त के रूप में। तो ये छिद्र है, तो ये होता है बाह्य चोल। अब बात करते हैं अंतः चोल की। देखिए अंतः चोल क्या होता है इसमें, तो यहाँ पर है यह भीतरी भित्ति होती है। मैंने बताया ना, इसके अंदर वाला जो आपको रेड दिख रहा है ना, ऐसे मैंने बनाया है, यहाँ पर ये रेड है ना, तो रेड वाले को अंतः और अंदर को और बाहर को बाह्य चोल। तो देखिए यह भित्ति भीतरी भित्ति है तथा पतली छिल्ली के समान होती है और यह प्रायः द्विकेंद्रकीय संरचना है। एक केंद्रक नलिका केंद्रक या वर्धी केंद्रक होती है जो सामान्य कोशिका द्रव्य में रहता है, ठीक है ना, तथा दूसरा केंद्रक कुछ सघन जीव द्रव्य के साथ एक कोशिका जनन कोशिका बनाता है और इसे जनन केंद्रक कहते हैं। जो आपको ये जनन केंद्रक दिख रहा ना, ये आपका इसी का परिभाषा यहाँ पर बताया ना, जो सामान्य कोशिका द्रव्य में रहता है और ये आपका पूरा अंदर कोशिका द्रव्य है। इसी में क्या होता है, यहाँ पर दूसरा केंद्रक कुछ सघन जीव द्रव्य के साथ एक कोशिका जनन कोशिका बनाता है और इसे जनन केंद्रक कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक आपको ये गोला दिख रहा है और इसी के अंदर एक दूसरा ये, ठीक है ना, तो इसी के साथ यहाँ पर एक दूसरा केंद्रक बन गया जो कि आपका जनन केंद्रक कहलाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिएगा चित्र कैसे बनाना है, ये भी आप लोग देख सकते हैं इसका, है ना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर सहप्रभाविता क्या होती है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं सहप्रभाविता क्या है। जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं, ठीक है ना। देखिए सहप्रभाविता क्या होता है, मतलब कि साथ साथ मिलकर प्रभाव डालें, मतलब किसी एक का योगदान नहीं रहेगा, मिश्रित रूप से योगदान होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सहप्रभाविता। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग, ठीक है ना, मनुष्य में रुधिर वर्ग, इसको बोलते हैं सहप्रभाविता। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पर है अपूर्ण प्रभाविता। ये टिप्पणी करने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। जैसे क्वेश्चन बताया ना कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए या टिप्पणी लिखिए, तो ये क्वेश्चन टिप्पणी में आएगा। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या, देखिए जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में
एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित ना करे। भाई साहब एक भी मतलब प्रभाव ही ना डाले, कहने का मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पर एक चित्र है आपके सामने, इसको मैं बताऊंगा अभी, तो दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित ना कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाल पुष्प हो गया, कैपिटल आर, ये मेंडल के नियम मैंने आपको पढ़ाया था जैसे, और एक तरफ सफेद पुष्प आपको यहाँ पर स्मॉल आर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे जो F1 हमारी पहली वाली पीढ़ी है, तो इसको यहाँ पर लिखिए, पीढ़ी इधर लिख देते हैं, तो ये आपकी क्या है, F1 पीढ़ी है। अब इसमें देखिए आप जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, क्रॉस जब होता है तो पहली जो आपकी पीढ़ी होगी इसमें गुलाबी रंग का जो है मतलब यहाँ पर पुष्प आपको दिखाई देगा नहीं यहाँ पर, और ये खुद से स्वपरागण करता है, ठीक है ना। अनुन्मलीय पुष्प आपने सुना होगा, है ना, उनमें भी स्वपरागण होता है, क्योंकि इन ऐसे पुष्प का जो है कभी ये खुलते नहीं, बंद रहते, तो इनके जो परागकण हैं वो किसी वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और ये आपका स्वपरागण में होता है, ठीक है ना। तो मतलब अपूर्ण प्रभाविता का मतलब है कि ना ही आपको लाल रंग दिखेगा, ना ही सफेद दिखेगा, और ना ही कोई पूर्ण रूप से प्रभाव डालेगा, इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा, काफी ईजी है और सिंपल सा स्टेप है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास तो है नहीं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं सबका हम सफाई करेंगे आज, ठीक है ना, लॉन्ग वाले, और बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे और भी जैसे कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो उनको भी अदर वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में तो पूरा बायोलॉजी हो नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल है इसमें, है ना। तो बाकी आपको मेरे साथ यार जुड़े रहना, क्या ही दिक्कत है, आपको मैं हर चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कंटेंट पर आप फोकस करिए, ना कि वायरल पेपर वायरल क्वेश्चन पर, है ना। क्योंकि यार अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो वायरल पेपर आप लाइए, मैं आपको वायरल पेपर करा देता हूँ। क्या आप बायोलॉजी में 65+ अंक स्कोर कर सकते हैं 70 में? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हिंदी का पेपर दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि पेपर किस लेवल से आता है और वायरल पेपर पढ़ने से क्या होता है ना। तो टॉपिक पर आप बिलीव करिए, ठीक है ना, टॉपिक पढ़ के जाइए और हमारा पेपर चाहे जैसा आ जाएगा हम उसको जरूर करेंगे। तो देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पर इसका आंसर है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रणाली एक जीव वैज्ञानिक प्रणाली है जो किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करती है। जो जीव अपनी संतानें लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न करते हैं उन सभी जीवों में 2 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा ना, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, जिसमें 23 जोड़े, है ना, जोड़े होते हैं। अब यहाँ पर बात करें हम लोग, नर में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो आपका XY होता है, ठीक है ना, XY, और मादा की बात करें तो इसमें XX दोनों, ठीक है ना। अब इसमें निर्धारण कैसे होता है, इसकी संरचना बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता पूछता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की संरचना या सचित्र तो वर्णन करिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें आप जनक पीढ़ी को लीजिए, जनक पीढ़ी आपको इधर दिख रहा ना, XY नर हो गया, है ना, नर में लिंग गुणसूत्र, और मादा की बात करें तो XX, है ना। अब इसमें जब यहाँ पर आप कहें तो संकरण कहें या तो आप निषेचन बोलें, तो जब कराया जाता है तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा, ये युग्मक हो गए दोनों के, है ना, X और Y नर का और मादा का XX। तो देखिए जब नर का ये X गुणसूत्र यहाँ से X गुणसूत्र के साथ करेगा, निषेचित होगा तो यहाँ पर आपका XX बनेगा, और ये आपका पुनः से क्या बन गया, यहाँ पर मादा बन गया, है ना, इसी से आप देख लीजिए। और जब आपका यहाँ पर Y और इसका क्या X, तो ये आप लिए तो यहाँ पर XY बन गया, और XY आपको कहाँ पर दिख रहा है, नर में, तो ये नर बन गया, है ना, इधर। और फिर से आप देखिए यहाँ से X और ये पुनः से X और इस वाले का X, मतलब ऐसे ऐसे करके आप ये जो रेखाएं बनी हैं इनको देखिएगा तो क्या क्या बनता है आपको, एक तरफ X मिलता है, बाकी XY XY XX या YX ऐसा करके मिलेगा, जो कि यहाँ पर नर जो है आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे आप लोग इस संरचना को समझ के अच्छे से बना लीजिएगा। ये वर्णन करने के लिए पूरा मतलब चित्र के साथ पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, काफी मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसको अन्यथा में लेकर बिल्कुल नहीं चलेंगे, जितने क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल करके जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है? DNA फिंगरप्रिंटिंग बायोलॉजी का एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है, ठीक है ना। विभिन्नताओं मतलब इनके बीच क्या डिफरेंट है, अलग अलग जीवों में, अलग अलग इंसानों में, ठीक है ना। इसे सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था, ठीक है ना। किसने विकसित किया था? एलेक जेफ्रे ने, ठीक है ना, और कहाँ पर? इंग्लैंड में। इसके द्वारा
खून, बाल, लार, वीर, योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी की पैतृक पहचान भी की जा सकती है। मतलब आप देखते होंगे ना, जैसे किसी व्यक्ति का अपराध है कुछ, है ना, उसके ऊपर कुछ लग गया केस, तो उसके अगर मान लीजिए उस प्रकार का अगर केस है तो वहाँ पर फिर उसकी डीएनए टेस्ट या इस प्रकार का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाता है ना कि इसके माता पिता कौन है, तो उसका भी डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसी तरकीब में काम आती हैं, मतलब कि पैतृक पहचान ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। और कोई खूनी है तो उसका भी मतलब फिंगर ये सब चीज़ें जो है मिलाई जाती है ना कि हाँ इसी व्यक्ति का है, तो ये इस चीज़ों में जो है काम आता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ओपीआइड्स, ये टिप्पणी आती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। ओपीआइड्स क्या होता है, इस पर टिप्पणी करिए। तो देखिए यह एक नशीली दवाओं का समूह होता है। ओपीआइड्स क्या होता है, नशीली दवाओं का ये समूह है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियां शामिल हैं, ठीक है ना। ये जो आपका एक वर्ड है ओपीआइड्स, ये पूरी दवाओं का समूह है, ग्रुप है। कौन कौन सी दवाएं, अफीम हो गया, हेरोइन हो गया, स्मैक हो गया, मार्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये सभी नशीली दवाएं होती हैं इसमें, है ना। आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। मतलब देखिए जैसे कहा जाता है ना, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द है, अगर वो बीमार होता है किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि आप कहें तो अंदर किसी का ऑपरेशन करना है, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रॉब्लम है, तो उसको ये दवाएं दी जाती हैं, थोड़ा बहुत मतलब इतना दी जाती हैं कि वो सहन कर सके। ऐसा नहीं, अगर ये दवाएं ज़्यादा हो गई बॉडी में, ज़्यादा तौर पर अगर कोई ले लेता है, जैसे नशे वाले व्यक्ति होते हैं, अगर वो ज़्यादा नशा इसका कर लेंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि खतरनाक होती है। तो उसको ये मतलब दर्द निवारक के रूप में रिलैक्स देता है। थोड़ा सा नशे में व्यक्ति हो जाता है तो उसको समझ नहीं आता कि क्या दर्द हो रहा है, इसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये होता है ओपियाइड्स। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है देखिए, तो यहां पर आपका लिखा है आंसर, यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है, ठीक है ना। इंटरफेरॉन ये आपका क्या है, एक संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, इसको जो है ये वायरस से संक्रमण से सुरक्षित रखता है और इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है या अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है, ठीक है ना। किसको रोकता है, तो अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को, ठीक है ना, इसलिए इसको इंटरफेरॉन कहा जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा क्या होती है, या इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इम्यूनिटी, ठीक है ना। देखिएगा, तो किसी भी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोगक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टिप्पणियाँ हैं छोटी छोटी, ठीक है ना। तो मैं इनको बता देता हूँ क्योंकि ये आपका ये जो क्वेश्चन है ना 2 नंबर में या 3 नंबर में इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे 3 नंबर में आएगा तो इस प्रकार से कह देगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए, और नीचे का नंबर में दे देगा इंटरफेरॉन और खा में दे देगा प्रतिरक्षा। तो दोनों को आप 3 नंबर में करके आएंगे, ऐसे ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, वीटी कपास या वीटी कॉटन क्या होता है। देखिए बीटी कपास आपने बायोलॉजी में जरूर इसको सुना होगा, है ना। तो बीटी कपास क्या है, देखिए इसको बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रोएंजेसिस, है ना, ये एक जीवाणु होता है। तो कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कॉटन कहते हैं, और यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। इसके द्वारा या इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। तो ये होता है आपका बीटी कपास या बीटी कॉटन, है ना। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रोएंजेसिस, ये एक जीवाणु है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है बीटी कपास पर टिप्पणी। इसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम, जो कि हमने पढ़ा डीएनए खंडों को जोड़ता है या काटता है। तो प्रतिबंधन मतलब तोड़ना, तो प्रतिबंधन एंजाइम को देखिए समझिए थोड़ा सा।
बताया गया कि यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जा सकता है। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है ना। और वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बनता है क्वेश्चन, इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और जो बता रहा हूँ, अगर इसको नकार के जाएंगे आप तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस टाइम पर यूट्यूब पर अलग ही लेवल की पढ़ाई चल रही है। भाई साहब, आपको सिर्फ वायरल पेपर के चक्कर में गुमराह किया जा रहा है पूरी तरह से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप टॉपिक पर बिलीव करिए। जो भी टीचर आपको टॉपिक अच्छा से पढ़ाए आप वहां से पढ़िए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये चक्कर में मत रहिए कि ये वायरल पेपर इसको पढ़ लूंगा तो मेरी बायोलॉजी में अच्छे नंबर आ जाएंगे या फिजिक्स में अच्छे आ जाएंगे या किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लूँ, है ना। तो ऐसा मत सोचिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है ना, क्योंकि टाइम है और आप मेहनत तो करेंगे, है ना। तो चलिए अब इसके बाद यहाँ पर, और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ पास हो जाऊं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो कॉपी है भाई साहब। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे, पूरा मैराथन क्लास को, तो आप पास भी हो जाएंगे। और अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। बाकी अदर क्लासें भी जो आएंगी उनको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं पूरी तैयारी कराऊंगा हर एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आवृत्तिबीजी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर किसका करना है वर्णन? तो आवृत्तिबीजी पादपों में विभिन्न प्रकार के जो भ्रूणपोष पाए जाते हैं उनका वर्णन करना है बोल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर पहले समझते हैं क्या होता है ये। तो भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है। क्या होता है? ये एक प्रकार का अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। और भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। आवृत्तिबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें यहां पर आपको मैं एक्सप्लेन करा रहा हूं। 3 होते हैं, तीनों को आपको अच्छे से समझना है। एक होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में सूत्रीय विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रकीय रिक्तिका बन जाती है जो बाद में समाप्त हो जाती है और बहुत से केंद्रक व कोशिका द्रव्य इसमें भर जाते हैं और इसके पश्चात बहुत सी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये पॉलीपेटेली वर्ग के सदस्यों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। यानी कि जो केंद्रीय भ्रूणपोष है ये कहां पर पाया जाता है? तो पॉलीपेटेली वर्ग के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पहला है। और यहां पर आपको और भी जानने हैं, क्योंकि पूरे के पूरे यहां पर ना सभी का वर्णन करिए। तो इसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो आता है कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। कोशिकीय भ्रूणपोष, तो इसको देखिए सेकंड नंबर। कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है? इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक कोशिका विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और यहाँ पर बोले तो गैमोपैटेली वर्ग में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाए जाते हैं। किस प्रकार के? गैमोपैटेली वर्ग के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोशिकीय भ्रूणपोष को हमने क्या देखा था, सॉरी केंद्रीय भ्रूणपोष को, ये पॉलीपेटेली वर्ग में पाया जाता है। लेकिन जो आपका यहाँ पर कोशिकीय भ्रूणपोष है ये आपका गैमोपैटेली वर्ग में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां पर है माध्यमिक भ्रूणपोष, ठीक है ना। माध्यमिक भ्रूणपोष, तो अब इसको देखिए क्या होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो यहां पर आप लिखेंगे यह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था या बीच की संरचना होती है। यानी कि जो हमने पहला पढ़ा और जो दूसरा, पहला आपका क्या था केंद्रकीय भ्रूणपोष और दूसरा कोशिकीय, इन दोनों के बीच की अवस्था को कहते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष, ठीक है ना, बीच वाले स्थान को। तो यहां पर कह रहा है कि यह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है और इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक विभाजन इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका यहाँ पर माध्यमिक भ्रूणपोष। चलिए ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार समाप्त हुआ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा लॉन्ग में आगे देख सकते हैं, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ से आपका स्टार्ट था, एक पेज में ये पूरा आपका हो गया और यहाँ तक आपका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं
आपके लिए यार इतना लिखता हूँ, आप समझ सकते हैं, वरना मेरा क्या जाता है, मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन लाइक करा दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, 50 क्वेश्चन पढ़ लो, 60 पढ़ लो। और यहाँ पर मैं क्यों आपको आंसर के साथ ला के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एग्जाम है, अगर आपको इधर उधर से क्वेश्चन ज़्यादा ढूंढने पड़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा और आप टेंशन में हो जाएंगे, तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार से पढ़ें, भले लॉन्ग वीडियो बनानी पड़े लेकिन तैयारी बेहतर हो, है ना। और टाइम काफ़ी कम है, तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए बस। चलिए अगला देखिए, कूट बहुभ्रूणता पर कह रहा टिप्पणी दीजिए। कूट बहुभ्रूणता क्या होती है देखिए, तो इसका हो जाएगा सभी भ्रूण बीजांड के अलग अलग भ्रूण पोषों या स्थानों पर बनते हैं, है ना। जितने भी भ्रूण हैं ये सभी क्या होते हैं, अलग अलग भ्रूण कोषों या स्थानों पर बनते हैं, और इस स्थिति को कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें यहाँ पर है पहला, एक ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका से उत्पन्न बहुत से भ्रूण कोष, और दूसरा क्या देखिए, सेकंड है आपका विभिन्न लघु बीजाणु मात्र कोशिका से उत्पन्न बहुत से भ्रूण कोष, और तीसरा अपबीजाणु भ्रूणपोष, ठीक है ना। तो ये होता है कूट बहुभ्रूणता। तो उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है, परागकण क्या होता है या परागकण क्या है ना, और इसके प्रकारों को भी समझाइए। चलिए जानते हैं परागकण क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहां पर है परागकण कि पुमंग में परागकणों का निर्माण होता है। पुष्प के देखिए भाग होते हैं, आपको पता है ना। तो पुष्प के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो पुमंग में परागकणों का निर्माण होता है जो नर युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, जबकि जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है। जायांग में क्या होता है, अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें अंडाणु बनते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बनता है, जो जायांग होता है इसमें अंडाशय बनता है और पुमंग में आपका परागकण बनता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका यहाँ पर अंडाणु बनता है और पादपों में इन परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं परागकण। मैंने बताया ना कि ये प्रक्रिया 2 पुष्पों या एक ही पुष्प में होती है। अब जो 2 पुष्पों के बीच होगी उसको जो है पर परागण बोलेंगे, और जो एक ही पुष्प में होती है उसको स्वपरागण बोलते हैं। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया परागण क्या होता है। और इसके बाद हम लोग इसके प्रकारों को देखते हैं। देखिए इसमें पहला प्रकार है स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, तो देखिए स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, है ना, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये क्रिया द्विलिंगी व एक लिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती है, ठीक है ना। जो आपको यहाँ पर स्वपरागण बता रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पौधा है, एक पौधा है ना, एक पौधा है कोई, और अगर उसी पुष्प में, ठीक है ना, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, जैसे आपके पास कोई एक यहाँ पर ये पौधा हो गया, ठीक है ना, ये पौधा है, इसमें आपका ये मान लीजिए एक पुष्प है, ठीक है ना, एक पुष्प है, इसका ये वर्तिकाग्र हो गया, हाँ ये, और यहाँ से इसके जो परागकण हैं ये अगर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में करना ना, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प, यानी कि इसी पुष्प में, या तो अगर इसी पादप में यही, यानी जो यही पादप है इसी का कोई दूसरा पुष्प हो सकता है, ठीक है ना, और इसके दूसरे के वर्तिकाग्र, तो इसके परागकण इस पुष्प के परागकण में आ जाए, यही पौधा रहेगा, यही पादप, तब यहां पर होता है स्वपरागण, ठीक है ना, ये स्वपरागण कहलाएगा। और अगर यहां पर हम लोग पर परागण की बात करें, देखिए तो पर परागण में क्या होता है समझिएगा। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और इस क्रिया में बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के 2 पादप काम में आते हैं, और यहाँ परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें क्या है, जैसे आपका ये हो गया है ना, और यहाँ पर कोई दूसरा पादप हो गया, ठीक है ना, इसमें ये पुष्प हो गया, ये इसका वर्तिकाग्र हो गया, है ना। अब यहाँ के जो है परागकण इसके दूसरे वाले पादप के पुष्प के परागकण से यहाँ पर वर्तिकाग्र में, इसके वर्तिकाग्र में पहुँच जाएंगे। तो इसके यहाँ पर आए तो यहाँ पर नहीं, मतलब कि दूसरे में आ गया, तो जब दूसरे में आ गया तो वहाँ पर हो जाएगा पर परागण, ठीक है ना, और अगर उसी में ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ पर स्वपरागण। तो उम्मीद करूंगा क्लियर समझ गए होंगे, भले यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इधर उधर लीपापोती कर दी तो सॉरी उसके लिए, बाकी समझ लीजिएगा। चलिए तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना मैं करा दिया हूँ फुल कॉन्फिडेंट 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, जाकर देख लीजिएगा किसी चैनल पर अगर आपको मिल जाए, चाहे बड़ा से बड़ा चैनल क्यों ना हो। क्योंकि आप लोग जो है ना कमेंट करते हैं भैया पेपर दे के आते हैं कि भैया आपका पढ़ाया फांसा नहीं। अब भैया पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस दे देता है। भैया मैंने हिंदी का देखा कि उसमें सामान्य हिंदी वालों को साहित्य हिंदी का पेपर दे दिया, क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ गए। तो अब ऐसा हो जाता है यार, तो फिर इसमें क्या हो सकता है, बाकी मेहनत करिए 100% पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना। अब जो पीछे हो गया उसको तो क्या ही देखें, आगे का मेहनत करिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा है, अपरा की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख कार्य लिखिए। अपरा क्या होता है देखिए, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। देखिए अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मात्रक गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है, ठीक है ना। और इसमें बात करें तो भ्रूणीय झिल्लियों के आधार पर अपरा निम्न प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला पीतक कोष अपरा, दूसरा होता है जरायु अपरा, तीसरा होता है कोरियो एलेंटोइक अपरा, है ना। तो ये 3 प्रकार से पाया जाता है। अब अपरा के कार्य क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। अपरा के प्रमुख कार्य यहाँ पर पहला है, अपरा द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। समझ रहे हैं, अपरा के ही द्वारा अगर कोई भ्रूण विकसित हो रहा है तो उसको पोषण या ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना। ये पहला हो गया। दूसरा आपके पास है, अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विस्तरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अतः अपरा उत्सर्जन का भी कार्य करता है, ठीक है ना। उत्सर्जन में भी क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है ना अपरा। और तीसरा कार्य समझिए, तीसरा है अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो ये अपरा के प्रमुख कुछ कार्य होते हैं जो कि आपके सामने है, यहाँ पर 3 मैंने बता दिया है। और 3 से ज़्यादा यार क्या ही तैयार करना, 3 में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा। और अपरा क्या है ये भी आपको अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर तरीके से जान लेना है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है जो कि बार बार परेशान करता है भैया, है तो वैसे निबंध ही, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है और इसके नियंत्रण एवं कारण को बताइए। तो आप सोचते हैं कि जनसंख्या वृद्धि यार हमसे बेहतर कौन जानता है, हम इसको तो लिख के आएंगे। लेकिन जब भैया लिखने बैठते हैं तो पता चलता है कि आंसर में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वर्ड क्या लिखें। तो समझ लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम देखिए। प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक तथा तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। यानी कि अगर प्रायः मृत्यु दर में यानी कि मरने वाले लोगों की संख्या कम होगी और जन्म लेने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। यानी कि अगर हम एक एवरेज निकालें तो भैया अगर एक व्यक्ति मर रहा है तो 5 लोग जन्म ले रहे हैं, तो भैया जनसंख्या तो बढ़ेगी। तो इसको बोलते हैं आकस्मिक तथा तीव्र विस्तार से जब जनसंख्या बढ़ती है उसको बोलते हैं यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट। जैसे हमारा इंडिया है इस टाइम पर विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है ना। चाइना में जैसे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भैया अगर जनगणना की जाए तो चाइना से भी आगे है ना। अब तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये होता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या में करा तीव्र वृद्धि से होने वाली वृद्धि उस स्थान विशेष की जलवायु, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति आदि पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होता है यहाँ पर, तो पहला कारण है निरक्षरता, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरा कारण सामाजिक रीति रिवाज, है ना। समाज में काफ़ी सारे रीति रिवाज होते हैं। अब आप रहते हैं समाज में तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से रीति रिवाज चल रहे हैं इस समय, है ना। कम आयु में विवाह, ये भी एक रीजन है। निम्न सामाजिक स्तर, मृत्यु दर में निरंतर कमी, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जो कि हैं जनसंख्या वृद्धि के, ठीक है ना। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे होगा। नियंत्रण के लिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट परिवार नियोजन, ठीक है ना। परिवार नियोजन के ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। पूछा जाता है परिवार नियोजन क्या होता है। तो परिवार नियोजन की कुछ विधियां भी होती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा शॉर्ट में। वैसे मैं किसी वीडियो में करा दूंगा क्योंकि अदर जब क्वेश्चन और भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको भी मैं इसमें सम्मिलित कर दूंगा, तो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो परिवार नियोजन पढ़ लीजिएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार, कानूनी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सभी क्या है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा। ये आपका हो जाता है जनसंख्या विस्फोट से अभिप्राय और इसके नियंत्रण के उपाय, ठीक है ना। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद
यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मेंडल के नियम, ठीक है ना। मेंडल के नियम ही बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको भी समझ लीजिए। मेंडल के 3 प्रमुख नियम है, इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, आपको पता है। और इसमें आपका पहला होता है नियम जो है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, ठीक है ना। तो तीनों को चलिए समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से, एकदम आराम से। तो इसमें पहला जो नियम है वो है आपका प्रभाविता का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। तो देखिए क्या होता है ये। तो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यह होता है प्रभाविता का प्रथम नियम। एग्जाम्पल की बात करें तो मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक संरचना है, पहली पीढ़ी आप बात करें, इसमें जो है आपको एक लाल पुष्प एक सफेद पुष्प, यहाँ पर दोनों के बीच संकरण कराए, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण कराएंगे तो आपको प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, यानी लाल पुष्प मिलेगा पहली F1 पीढ़ी में, ठीक है ना। तो ये आपको होता है मेंडल का प्रथम नियम, बहुत ही आसान है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा देखिए, सेकेंड लॉ आपका यहाँ पर है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण नियम क्या होता है, देखिए पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, लॉन्ग में। तो इसको बात करते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला जाता है। तो यहाँ पर है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और इस नियम को पृथक्करण नियम कहा जाता है। देखिए पृथक्करण नियम की क्रियाविधि क्या होती है, तो इसमें है कि जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो इसमें संकरण के बाद F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प लाल लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं। यहाँ तक आपका जो है पहला नियम लग रहा है, ठीक है ना, पृथक्करण नियम, जो प्रभाविता का नियम हमने पढ़ा वो पहला नियम यहाँ तक काम कर रहा है। इसके बाद तथा जीन प्रारूप कैपिटल R स्मॉल r रंग के प्राप्त होते हैं, यहाँ पर आपका प्रथम नियम है, ठीक है ना, मेंडल का। अब यहाँ से बात करते हैं, क्योंकि लाल रंग की जीन जो R होता है कैपिटल R, सफेद रंग की जीन जो स्मॉल r है पर प्रभावी होता है, ये प्रभावी होता है। अब यहाँ से दूसरी पीढ़ी स्टार्ट होती है। देखिए कह रहा कि तथा F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन स्मॉल r लाल रंग के जीन कैपिटल R के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता है, ठीक है ना, तथा युग्मक बनते समय पृथक हो जाते हैं। ये आप लोग देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक आपका क्या है पूरा ये फ्रेजर आरेख है, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा इस आरेख को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण आपके सामने है, एक कैपिटल R और एक स्मॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने पहले जो है प्रभाविता नियम में पढ़ा कि यहाँ पर आपको जो F1 पीढ़ी है, पहली पीढ़ी में आपको मिल रहा है प्रभावी लक्षण, लाल पुष्प मिल रहे हैं, लेकिन फ्रेजर आरेख में देखें तो जब दूसरी पीढ़ी आती है F2 पीढ़ी, इसमें है ना, तो F2 पीढ़ी में आपको जैसे एक कैपिटल R और एक स्मॉल r, ठीक है, इधर से देखें एक आपका कैपिटल और एक स्मॉल, ठीक है ना। अब यहाँ से जब इन दोनों के बीच संकरण होता है कैपिटल R से तो ये बना, कैपिटल R स्मॉल r से तो ये बना, फिर स्मॉल r कैपिटल R से तो ये बना, है ना, और स्मॉल r से तो फिर यहाँ पर ये दो बन गए। और ये जो दो बने हैं यही आपके होंगे सफेद पुष्प अप्रभावी लक्षण, बाकी के सारे आपको लाल पुष्प मिलेंगे और प्रभावी लक्षण दर्शाएंगे। इसे बोलते हैं यहाँ पर पृथक्करण का नियम। तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए अगला नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसको चलिए जानते हैं अच्छे से, है ना। तो जब दो या दो से अधिक विपरीत यानी विपरीत या विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। और जैसे आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, एक आपका गोल हो गया और इसका आकार यहाँ पर गोल और ये रंग पीला, तो ये आपके सामने दिख रहा है कैपिटल R और
और कैपिटल वाई वाई, है ना, और इधर झुर्रीदार हरा तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई दोनों के बीच क्रॉस होता है, तो यहाँ पर F1PD जो होती है इसमें आपको प्राप्त होता है एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो जो कि आपका गोल रहेगा, और आपको एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई जो कि आपको पीला, तो मतलब इसी के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मेंडल के तीनों नियमों को मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, और उम्मीद करूंगा आप लोग समझ भी गए होंगे और आपको समझना भी है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, तो इसको जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए और आता है, जो कि है आपका डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसको प्रूव करिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हर्शे और चेज का मॉडल आपने जरूर पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, कैसे इसको हर्शे और मार्था चेज ने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया था वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। तो इसमें पहले यहाँ पर आप जानते हैं कोई भी प्रयोग होता है उसमें एक वैज्ञानिक का योगदान नहीं होता, कई सारे वैज्ञानिक मिलकर उस प्रयोग को सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले किसने किया था, तो ग्रिफिथ ने। तो यहाँ पर जानिए ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, तो इसमें देखिए यहां पर है हाईलाइटेड पॉइंट, इन्होंने स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस, ये दो जीवाणु हैं, ठीक है ना, न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर अपना प्रयोग किया था, और इन्हें 2 प्रकार के जीवाणु विभेद मिले थे। कौन कौन से, एक था एस स्ट्रेन और एक था आर स्ट्रेन, और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो चूहों पर किया था। किस पर किया था, चूहों पर। तो देखिए जब इन्होंने स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु जो कि है न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर अपना प्रयोग किया, तो इन्हें 2 प्रकार के यहाँ पर जीवाणु विभेद मिले, जो कि एक था एस स्ट्रेन और एक था आर स्ट्रेन, और इन्होंने चूहों के अंदर ये प्रवेश करा के इस मतलब मॉडल को सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन कुछ कमियां रह गई। तो इसके बाद दूसरा पुनः से एक मॉडल आया जो कि आपके पास यहाँ पर है एबेरी मैकयाल्ड व मैककार्टी का प्रयोग, तो ये दूसरा है, ठीक है ना। इसको देखिए इसमें क्या हुआ, तो यहां पर है इन्होंने एस स्ट्रेन जीवाणु, आपको यहां पर जीवाणु विभेद मिले ना, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। तो इसमें देखिए इन्होंने एस स्ट्रेन जीवाणु को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा डीएनए की उपस्थिति में आर स्ट्रेन जीवाणु में मिलाकर यह प्राप्त किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। मतलब इन्होंने बहुत ही इस तरीके से सिद्ध कर दिया कि जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ है। कैसे सिद्ध किया, देखिए इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया, ठीक है ना, एस स्ट्रेन को इन्होंने क्या लिया, इसको लिया जीवाणु को प्रोटीन, इसमें जो आपका जीवाणु था ये इसके विभेद है ना जीवाणु के, इसमें प्रोटीन यानी कि प्रोटीन को लिया और साथ ही कार्बोहाइड्रेट को लिया, और दोनों को मिला करके डीएनए में प्रवेश कराया। किसमें, डीएनए में प्रवेश कराया। जब दोनों को मिला के इन्होंने डीएनए में की उपस्थिति में प्रयोग किया, तो जो आर स्ट्रेन जीवाणु है इसके साथ जब मतलब इसको पुनः से मिक्स किया गया इन सभी को डीएनए के साथ, और फिर आर स्ट्रेन प्रवेश कराया गया, मिलाया गया, तो जीवाणु में जब यह मिलाया गया तो पता चला कि डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन और आराम से प्रूव कर दिया था, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर कहें तो कंफर्म नहीं हुआ, मतलब अच्छी तरीके से ये भी प्रूफ नहीं हुआ। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर हर्शे तथा मार्थे का चेज, है ना, हर्शे तथा मार्थे चेज का मॉडल। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया था, तो एल्फ्रेड डी हर्शे तथा मार्था चेज का प्रयोग, इसको समझिए थोड़ा सा। तो इसमें क्या हुआ, देखिए हर्शे एवं चेज ने सर्वमान्य रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अब यहाँ से ये इन्होंने पूर्ण रूप से प्रूव कर दिया कि हाँ डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ ही है, लेकिन कैसे इन्होंने प्रूव किया वो समझिए आप लोग। देखिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज विषाणु जो कि जीवाणु पर आक्रमण करने वाला होता है, जीवाणु पर आक्रमण करने वाले विषाणु को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। तो बैक्टीरियोफेज विषाणु या जीवाणु पर जो आक्रमण करने वाला होता है इन पर अपना अध्ययन इन्होंने किया था, और इसके लिए इन्होंने इकोलाइज कोली, ठीक है ना, इकोलाइजी खोली यानी इसे बोलते हैं इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है ECOLI, हाँ। तो इस जीवाणु के जीवन चक्र से संबंधित है, ठीक है ना। तो इस पर इन्होंने ये प्रयोग किया, और इसके बाद यहाँ पर हर्शे तथा चेज ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए हैं, जैसे कि इसमें से आपका पहला बिंदु यहाँ पर आपके सामने है, प्रयोग में किसी जीवाणु भोजी का प्रोटीन या डीएनए
कौन सा भाग जीवाणु में प्रवेश करता है, कौन सा भाग जीवाणु में प्रवेश करता है जिस भाग का जीवाणु में घुसना, यानी कि घुसने का मतलब यहाँ पर ये कि जो प्रवेश कर जाए, प्रवेश सिद्ध हो गया। ये इस प्रकार से इन्होंने सिद्ध किया कि वही आपका अनुवांशिक पदार्थ होगा जो प्रवेश कर जाएगा, है ना, जो प्रवेश कर जाएगा वही क्या होगा, अनुवांशिक पदार्थ होगा। एक बार पुनः से आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रयोग में किसी जीवाणुभोजी का, जीवाणुभोजी मतलब उसमें जो जीवाणु के विभेद हमने देखे थे, ठीक है ना, स्ट्रेन हमने जो देखा था, एक आर स्ट्रेन एक आपका एस स्ट्रेन। तो जीवाणुभोजी का प्रोटीन या डीएनए कौन सा भाग जीवाणु में प्रवेश करता है, ये आप उन्होंने देखा कि कौन सा भाग जो है जीवाणु में प्रवेश करता है, और जिस भाग से जीवाणु घुसना सिद्ध हो गया यानी प्रवेश करना सिद्ध हो गया वही क्या हो जाएगा, इसका अनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा। ये उन्होंने इससे प्रूफ कर दिया था पूर्ण रूप से, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया था, सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रयोग करने के लिए T2 जीवाणुभोजी का इन्होंने चयन किया था, यानी कि चुना था, ठीक है ना। तो ये एक मतलब इसके कुछ पॉइंट हैं और इन्होंने 3 प्रकार से मतलब 3 बार इसको सिद्ध किया गया था, तब जाके ये प्रूफ हुआ था कि हाँ डीएनए आपका जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चनों को पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैंने बताया है सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो मतलब लॉन्ग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप पेपर को ही देख लीजिए, मैं आपको कई सारे मॉडल पेपर आपको जैसे प्रोवाइड कराता रहता हूं इस प्रकार के, तो इनमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो पीछे साइड लास्ट में आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन होते हैं, और इन्हीं 5 नंबर वाले क्वेश्चनों में ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने शुक्र जनन को कराया, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन अभी आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना है आपको, है ना। और बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।